हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो अपन ने किया है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अपन चैप्टर कर रहे थे। उसके अंदर कंस्ट्रेंट मोशन क्या था ना, उसमें तीन टाइप के कंस्ट्रेंट पढ़ चुके हो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट एंड द वेज कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट मोशन एक पार्ट था इसका जो खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब हमको न्यूटन्स लॉ पढ़ने हैं ना। न्यूटन ने मोशन के तीन लॉ दिए। देखो तीन तो मोशन की इक्वेशन है। देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ये तीन तो इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऐसे मोशन के देयर आर थ्री लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मेन अपना पर्पस इस चैप्टर में तीनों लॉ पढ़ना ही है। ओके चलिए जी, पर वो पढ़ने से पहले जो अपन को बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। चलिए पहले कुछ बेसिक चीजें देखिए। चलो पहले सबसे पहले आप ये देखिए। देखो आपने दो वर्ड देखे होंगे। पहले आपने काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, है ना। इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होता है ना, काइनेमेटिक्स, और दूसरा डायनेमिक्स। अच्छा, काइनेमेटिक्स क्या होती है बेटा? ये होती है स्टडी ऑफ मोशन without its cause, only effect। ठीक, अगर मैं मोशन की स्टडी कर रहा हूं विदाउट कोज, कि मोशन कहां से आई, कैसे आई, किसने प्रोवाइड कराई। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता था कि मान लीजिए कार इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट्स एक्सीलरेशन इज दिस। तो ये एक्सीलरेशन कहां से है? एक्सीलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कैसे चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, कौन है जो इसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अगर अपन कोज नहीं पढ़े, सिर्फ इफेक्ट पढ़े कि हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों हो रही है ये नहीं पढ़े, कोज भी पढ़ा जाएगा, तो वो ब्रांच कहलाएगी बेटा काइनेमेटिक्स। जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। आपका जो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये पूरे चैप्टर जो थे ये क्या थे? काइनेमेटिक्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। डायनेमिक्स क्या होता है? ये भी स्टडी ऑफ मोशन होता है, पर ये क्या होता है? विद कोज एंड इट्स इफेक्ट। इसमें अपन कोज भी पढ़ेंगे कि कौन है जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा था, कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही थी, कितनी चेंज हो रही थी, है ना। ये सब पढ़ेंगे ना। कोज भी पढ़ते हैं, इफेक्ट भी पढ़ते हैं ना। अच्छा, मेनली जो कोज होता है, जनरली जो कोज होता है वो होता है फोर्स। यानी कुल मिला के इस चैप्टर में आप फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, जो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। ओके, तो अभी जो अपना ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये वाला चैप्टर डायनेमिक्स के अंदर आता है। यानी आप डायनेमिक्स का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके चलिए, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए उसके अंदर जो जो टर्मिनोलॉजी काम आती है या जो बेसिक चीजें काम आती हैं उनके बारे में अपन पहले ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तीनों। मेन तो अपना पर्पस वही है, तीनों लॉ पढ़ने न्यूटन के और उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है ना। बाकी तो पढ़ने के लिए जितनी अपन को चीजें चाहिए उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स होता क्या है। फोर्स इज सिंपली पुल और पुश, simply pull or push which tries to change the state of object। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश जो करता है उसको क्या बोला जाता है? फोर्स। या आप ऐसा लिख सकते हो, फोर्स इज एन एजेंट which tries to change the state। स्टेट यहाँ पे रेस्ट और मोशन है, रेस्ट या मोशन, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है ना। रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स एक ऐसा एजेंट है या सिंपली पुल और पुश है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, रेस्ट या मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। यानी कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है, मोशन में है तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसको रोक भी सकता है ना। वो सारे काम कौन करता है बेटा? फोर्स करता है। ओके, फोर्स की डेफिनेशन है। ओके, ये जो फोर्स है ना वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी खास बात है इसकी जो यूनिट होती है, इसकी दो यूनिट है मेनली। एक इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट वो तो होती है न्यूटन, ये इसकी एसआई यूनिट है। ओके, अच्छा, इसकी जो सीजीएस यूनिट है, जनरल न्यूटन लिखते हैं तो स्मॉल लगाते हैं ना। सीजीएस जो यूनिट है वो सीजीएस यूनिट इसकी होती है डायन। जैसे मास के तो किलोग्राम और ग्राम, ऐसे इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन,
और इसकी केस होती है टाइम, है ना। न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं न्यूटन को, ओके। अच्छा, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं, ओके। चलिए इनके बारे में ये आपने सिंपली इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और फोर्स के बारे में आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब सेकंड ला पढ़ेंगे, पर फिलहाल जो आपको बेसिक जानकारी चाहिए वो इतनी काफी है ना। अच्छा, किसी भी फोर्स के लिए 3 क्वांटिटी एसोसिएट होती है जो मुझे पता होना चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड, अगर मैं फोर्स के बारे में जानना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज द डायरेक्शन, और थर्ड वन इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर मैं फोर्स का इफेक्ट जानना चाहता हूं कि क्या पड़ेगा जाने, तो मेनली 3 चीजें कि फोर्स कितना लगा, किस डायरेक्शन में लगा और किस पॉइंट पे अप्लाई किया, ओके। 3 चीजें एक फोर्स के साथ एसोसिएट होती हैं अगर इसका अपन को इफेक्ट पढ़ना है तो, ओके। चलिए जी, तो देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का आप पता ही होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो अलग इफेक्ट आएगा, 10 न्यूटन का लगाओगे तो अलग आएगा। मैग्नीट्यूड तो चाहिए, उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए कि आपने फोर्स किधर लगाया है, इधर लगाया है, इधर लगाया है, इधर लगाया है, उसके अकॉर्डिंग ये मोशन में आएगा पार्टिकल, है ना, किधर आएगा। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो नेसेसरी है। उसके अलावा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे ये कोई रोड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों फोर्स का डायरेक्शन भी सेम है, बट जहां फोर्स लगाओगे तो ये रोड इजीली घूम जाएगी, जहां पे लगाओगे तो ये रोड को घुमाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जबकि फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, फिर भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से फर्क पड़ता है कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी कितनी एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगा या कितना एंगुलर एक्सीलरेशन एक्वायर करेगा, इज डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि ये किस पॉइंट पे लगा हुआ है, ओके। तो 3 चीजें आपकी मेन हो गई, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके जी। चलिए जी, और उसके अलावा वो देखिए, अच्छा जी, अब जो फोर्स होते हैं ना, ये मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स। इनके बारे में अपन 12th में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में इस साल ही पढ़ लेंगे ना। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ लगाती है वो होता है mg के इक्वल। कितना होता है? mg। इसको वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है ये ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, ओके। चलिए, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ना। इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो देखो क्या क्या है, नॉर्मल, ठीक है। दूसरा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है टेंशन, ठीक। तीसरा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है स्प्रिंग फोर्स, और चौथा जो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स वो है फ्रिक्शन। इन सभी के बारे में अपन इस साल पढ़ लेंगे, ओके। ये वो फोर्स है जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जब ये जनरेट होते हैं। इन सब का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। चलिए, इनके बारे में बेसिक नॉलेज फिर से इन फोर्सेस के बारे में सभी देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखते हैं, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अर्थ हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है हमेशा, है ना। और इस फोर्स की जो होती है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अगर दिस ऑब्जेक्ट इज नियर टू द अर्थ, देन
द वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ऑलमोस्ट 10 भी ले सकते हो कैलकुलेशन वाइज, है ना। बाकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। बट अगर आप अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे हो तब जी की वैल्यू 9.8 में होगी, हाइट के साथ थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हाइट के साथ क्या वेरी करता है, वेट। क्या वेरी करता है, यानी वेट किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, जबकि मास डिपेंड नहीं करता। मास को आप देखो, इस जगह पे ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट mg है, यहाँ पे होगा तो ये होगा mg डैश, जो यहाँ पे, क्योंकि जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। तो दोनों जगह में क्या चेंज हुआ, वेट तो चेंज हुआ, बाकी मास चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मास चेंज हुआ, क्या चेंज हो गया, वेट। तो वेट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन बट मास डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन। ओके, दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता तब दिस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही होती है, इस बॉडी पे, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, सेंटर की तरफ है। अगर मैं ये अर्थ को अपन मानते हैं कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और आप जानते हो कि फोर्स की लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी, तो ये हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जो फोर्स लगता है ये अर्थ के सरफेस के हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। क्योंकि जो लाइन सेंटर से पास हो रही है यानी रेडियस की तरह काम, और रेडियस सरफेस से क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर होती है। ओके, जैसे मैं कभी भी आपसे बोलूंगा कि ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमेशा मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा सरफेस के परपेंडिकुलर mgs से, अर्थ के सरफेस के, है ना, ग्राउंड के परपेंडिकुलर, है ना। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट यूं रखा है टेढ़ा, तब भी ये तो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी मैं वर्टिकल डाउनवर्ड ही बनाऊंगा अगर इसका मास m है तो, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, ठीक है। अच्छा जी, और देखिए दूसरी बात आई इसके बाद, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स में जो सबसे पहला फोर्स आता है वो आता है नॉर्मल। क्या आता है, नॉर्मल। नॉर्मल की खास बात है, नॉर्मल, इसको एम से लिखेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है ऐसे, ठीक, ये किसी भी टेबल लेवल जहाँ पे भी रखा है जो भी है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट का मान लीजिए इसका मास है, ठीक। तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, और दोनों ऑब्जेक्ट पर लगता है जो कॉन्टैक्ट में होते हैं, इस पे भी लगेगा और इस पे भी। ये क्या किधर लगता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। अच्छा, अब परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है ना, जो इस पे ऊपर इस पे नीचे, या ऐसा हो सकता है इस पे नीचे इस पे ऊपर, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऐसे होती है कि दोनों सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है उनको सेपरेट करना चाहता है, उनको क्या करना चाहता है, सेपरेट, यानी इसको ऊपर और इसको नीचे, दोनों को हमेशा अलग करना चाहिए, ये याद रखने का तरीका है ना। तो नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। चलिए जी, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, और दोनों ऑब्जेक्ट पे लगता है, और इक्वल भी लगता है और अपोजिट भी लगता है। देखो, पहली बात, कॉन्टैक्ट जो नॉर्मल है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, दोनों सरफेस पे लगेगा, ऐसे लगेगा कि दोनों सरफेस को सेपरेट करना चाहता है, और दोनों जो सरफेस पे लगेगा तो दो इस पे भी, इस ऑब्जेक्ट पे भी लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे भी लगेगा, है ना। जो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में, दोनों ऑब्जेक्ट पे लगता है और दोनों पे इक्वल हो लगता है, ठीक है। यानी ये जितना नॉर्मल इस ऑब्जेक्ट पे होगा उतना ही नॉर्मल इस ऑब्जेक्ट पे होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जो हमेशा इक्वल और अपोजिट लगते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो नॉर्मल हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में पाया जाता है, ठीक है। और ये न्यूटन थर्ड लॉ भी बनेगा आगे जाके अपन जब पढ़ेंगे, ठीक है, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए जी, अब देखिए चलो नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं। आप सिंपल सा जैसे मैं आपसे पूछूं नॉर्मल के लिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पे तीन ऑब्जेक्ट रखे हैं, 1 2 3, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। देखो नॉर्मल कहाँ लगेगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे, यस सर, इस पे n1 इधर, इस पे n1 इधर, इस सरफेस का इस पे n2 ऊपर, इस पे n2 नीचे, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के पास इस पे n3 ऊपर और इस पे n3 नीचे। ये नॉर्मल की वैल्यू देख रहे हैं, नॉर्मल की। ओके, चलिए जी, और देखिए जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है,
अभी तो अपन सिर्फ नॉर्मल की डायरेक्शन देख रहे हैं, नॉर्मल कैसे लगता है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक रोड रखी है, देखो अगर इसके ऊपर मैं देखो कितने नॉर्मल लगेंगे, तो देखो इसके ऊपर इस पे देख रहा हूँ है ना, इसके ऊपर अगर सरफेस देखो एक नॉर्मल इधर लगेगा N1 और वॉल पे इधर लगेगा, एक इधर लगेगा N2, एक नीचे इस सरफेस पे लगेगा N2, एक इधर लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर N3, एक नहीं लगेगा N3, ये इसके ऊपर हो गए है ना। वैसे ये यहाँ पे टच है तो यहाँ पे फोर्स लगेगा N4 और यहाँ पे इस सरफेस पे N4, ये टोटल नॉर्मल फोर्स हो गए, क्या हो गए, नॉर्मल फोर्स हो गए, ठीक है जी। अच्छा जी, और देख लीजिए नॉर्मल के एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये 3 अलग अलग ब्लॉक है, मैंने इस पे F फोर्स लगाया, ये इधर चल रहे हैं, ये M1 मास है, M2 मास है, M3 मास है, तो नॉर्मल से कितनी लगेंगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में। तो यहाँ पे मान लीजिए N1 लगा ऊपर, N1 लगा नीचे, N2, N2, N3, N3, और इधर इस पे तो नॉर्मल लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा इधर और इस पे इधर लगेगा, ये N4, N4, यहाँ पे एक नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल N5, N5, यानी हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और ऐसे लगेगा कि दोनों सरफेस को हमेशा सेपरेट करना चाहेगा। ओके, चलिए जी, और देखिए सिर्फ सिंपली नॉर्मल की डायरेक्शन बता रहे हैं, नॉर्मल कैसे लगता है ना, कितना लगेगा वो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आगे जाके सीखेंगे, हमें नॉर्मल लगता कैसे सिर्फ अपन इतनी सी बात सीख रहे हैं। ओके, चलिए जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये कोई 2 सपोर्ट हैं, यहाँ पे कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो नॉर्मल बता दीजिए, ठीक है। तो देखो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर कैसे खींचोगे, पहले इस सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट खींची जाएगी और टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन, ये N1 नॉर्मल हो गया, इधर ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ये N2 नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया भाई, आपके पास नॉर्मल हो गए, ठीक है। चलिए जी, तो ये नॉर्मल तो आपने लगाना सीख गए, ठीक है। इसके बाद आता है टेंशन, सेकंड आता है टेंशन, टेंशन, ठीक है, इसको लिखते हैं T से, ठीक। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने F फोर्स लगा के इधर खींचा, तो क्या इस स्ट्रिंग में थोड़ी टेंशन आ जाएगी, ये मान लीजिए M1 है, ये M2 है, क्या स्ट्रिंग में कुछ टेंशन है, स्ट्रिंग कुछ खींचेगी, तो पहले अगर स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगी तो आप फोर्स लगाओगे तो पहले स्ट्रिंग टाइट होगी, जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी उसके बाद ये खींचना चालू होगा, ठीक है। तो जो इस स्ट्रिंग में जो ये खिंचाव आता है इसको ही अपन क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। ओके, अच्छा अब टेंशन की खास खबर देखो, एक तो जो ये स्ट्रिंग है अपनी, इसको अपन लेके चलेंगे मासलेस, ये स्ट्रिंग के जंक्शन है जो अपन लेके चलते हैं मासलेस, या इसको कई बार बोलते हैं लाइट, और दूसरा इन एक्सटेंसिबल, यानी इसकी लेंथ ऐसे खींचने के कारण चेंज नहीं होगी, है ना, मासलेस। ओके, अब देखिए मैंने इस पे जो टेंशन जो डेवलप होती है स्ट्रिंग में, उसकी खास खास बात ये हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है, अलोंग द स्ट्रिंग होती है, ठीक है, और हमेशा ऐसी लगती है, ये हमेशा ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ को हमेशा कम करना चाहिए, यानी ऐसे लगेगी दोनों तरफ, या मैं इसी चीज कैसा भी आ सकता हूं, ठीक है। देखो टेंशन की खास बात, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, दूसरी ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी हमेशा, जैसे ये स्ट्रिंग है तो इधर से इधर टेंशन, इधर से इधर हमेशा कम करने की, या मैं आपको ऐसा ही बोल सकता हूं इसी चीज को, ऑलवेज pull the objects connected by, यह हमेशा ऑब्जेक्ट्स को पुल करते हैं, इसलिए 2 ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं,
इनको पुल करेगी, इसको भी पुल करेगी और इसको भी पुल करेगी। स्ट्रिंग कभी भी पुश नहीं कर सकती है ना, तो इसको पुल करेगी, इसको पुल करना है तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, ये टेंशन होती है ना। अच्छा, क्योंकि स्ट्रिंग पर मासलेस रखते हैं इसलिए पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है ना। अभी आप नहीं जानते, बाकी न्यूटन लॉ तो जानते हो, F नेट इक्वल टू कितना होता है m में, वैसे तो जानते हो इसके बारे में, अभी अपने पढ़ा नहीं है। अगर आपने ये मासलेस ले लिया तो मास की वैल्यू 0, तो भैया नेट फोर्स कितना आएगा स्ट्रिंग के अंदर 0, और नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो इस एंड पे t है तो इस एंड पे भी कितना होना चाहिए, t होना चाहिए। ये क्या हो गया आपकी टेंशन, ठीक है जी। अच्छा जी, देखो जैसे क्वेश्चन देखो टेंशन की डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोर्ट से मैंने ऐसे हैंग किया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा mg, एक इस ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो स्ट्रिंग की करंट टेंशन लगेगी हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग, और ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, और खींचने करेगा यहाँ पे T1 टेंशन और इतनी T1, इधर इसको ये खींचेगी T2 टेंशन, ये T2 टेंशन, हमेशा इस टाइप से टेंशन आपकी डेवलप होती है। ओके, अच्छा जी, जैसे कि मान लीजिए ये पुली है, ये M1 मास, ये M2 मास, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी इस ऑब्जेक्ट की खींचेगी, यहाँ पे T टेंशन इधर, यहाँ पे T टेंशन इधर, सेम इधर से T टेंशन इधर, T टेंशन, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन तो क्या रहेगी वही सेम रहेगी, हाँ, और यहाँ पे इसके अंदर T1 टेंशन इधर और T1, इस टाइप से टेंशन लगती है हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन लगाने का तरीका है। चलिए जी, और देखिए, और दो चीजें और इस चैप्टर में जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स। अभी मैंने इसलिए देखो, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, न्यूक्लियर फोर्स तो आप 12th में पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने नॉर्मल और टेंशन पढ़ लिया, क्योंकि फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ने वाले, पूरा चैप्टर चलेगा फ्रिक्शन नाम से, तो वहां पे पढ़ लेंगे उनको। तो ये मेरे को मेन आपको नॉर्मल, टेंशन इनका और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका तीनों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए था, वो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया, वो तीनों की डायग्राम बताए हैं, ठीक है, डायग्राम वाइज लगते कैसे हैं। ओके, अब देखिए सिंपली अगर मैं आपसे और बात करूं तो एक टर्म बहुत आती है फिजिक्स के अंदर, पॉइंट मास, पॉइंट मास। अच्छा, पॉइंट मास ऐसा होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज, उसके जो मोशन के दौरान उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, उस डिस्टेंस ट्रेवल के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम है तो उसको बोलेंगे अपन पॉइंट मास। क्या बोलेंगे? पॉइंट मास। ओके, जैसे देखो ये है सन, ये है अर्थ, ठीक है, ये छोटा नहीं है, ये भी छोटा नहीं है, बट इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में इनका साइज बहुत छोटा पड़ता है, तो यू कैन ट्रीट सन एंड अर्थ एज अ पॉइंट मास, ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस इन्वॉल्व इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, if the distance involved is much greater than the size of object, then the object can be treated as point mass. Okay, दूसरा, कोई पहला, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो साइज से, क्या हो, जो डिस्टेंस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है वो ग्रेटर देन हो भाई साइज से, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। दूसरा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वास्तविकता में डायमेंशन नेग्लिजिबल है तो वो तो पॉइंट मास है ही। अगर जो वास्तविकता में जिसकी डायमेंशन ही बहुत कम है, जो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, यानी जिसकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल है, तो वो भी सारे कैसे कहलाएंगे? आपके पॉइंट मास कहलाएंगे। ओके, चलिए जी, ये हो गया आपका पॉइंट मास। अच्छा, उसके अलावा देखिए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जिसको अपन बोलते हैं FBD। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? अब ये बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो जगह जगह से अलग अलग चीजों से कांटेक्ट में रहता है, जैसे कहीं से ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेगा, या किसी स्ट्रिंग से कांटेक्ट में, या किसी ने फोर्स लगाया है समथिंग, है ना। तो उसने बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के सारे सपोर्ट्स को रिमूव कर दिया जाए, सारे सपोर्ट्स को क्या कर दिया जाए? रिमूव कर दिया जाए। अच्छा, और उन सपोर्ट्स की जगह जो कांटेक्ट फोर्स लगना है वो कांटेक्ट फोर्स लगा दिए। देखिए सपोर्ट क्या कर रहा होगा? कांटेक्ट फोर्स ही तो लगा रहा होगा। सपोर्ट क्या कर रहा होगा? कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर इफ ऑल द सपोर्ट्स आर रिमूव्ड, ठीक है, या रिमूव्ड मैं बोलूं तो रिप्लेस्ड बाय द कांटेक्ट फोर्सेस, देन द डायग्राम इज नोन एज
फ्री बॉडी डायग्राम एंड द डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। यानी एक ऑब्जेक्ट जितनी भी जगह से सपोर्ट है, यानी कुल मिलाकर के मतलब ये कि आपको ऑब्जेक्ट को आइसोलेट बनाना है। आइसोलेट मतलब सिंगल, जिस डायग्राम में सिंगल एक ऑब्जेक्ट दिखे और जितने भी कॉन्टेक्ट, जहां जहां कॉन्टेक्ट था वहां पे आप कॉन्टेक्ट फोर्स लगा दीजिए। जहां टेंशन है टेंशन लगा दीजिए, नॉर्मल है नॉर्मल लगा दीजिए, फ्रिक्शन है फ्रिक्शन लगा दीजिए, जो भी। इफ ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस आर रिप्लेस्ड बाय द कॉन्टेक्ट फोर्सेज, then the diagram of the isolated object is known as its free body diagram। उस isolated object, isolated का मतलब जिसका बाकी आसपास की किसी भी चीज से कोई कांटेक्ट ना हो, यानी सराउंडिंग से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसका मास m है। तो देखो इस पे लगने वाले भाई फोर्स कितने हैं, mg नीचे लगेगा, एक इस पे कितना लगेगा भाई, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और एक नॉर्मल ये नीचे ग्राउंड पे लगेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मेरे को इस बॉडी का डायग्राम बनाना है तो ये मैंने बनाई बॉडी, एम मास, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो अर्थ और एक इसके ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। तो इस डायग्राम को इस टाइप का बनाना ये कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। और भी मैं क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई खास की सर यूं बना हुआ है यूं बना हुआ है, क्या फर्क है। पर जब ऑब्जेक्ट बहुत सारी जगह जगह से कनेक्ट होता है, तब उसकी सिंगल ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बहुत आपके इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। अच्छा, और इसमें भी अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम पॉइंट मास से बना लोगे जब, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, mg n ऐसा, ये क्या लगेगा इसका FBD, है ना। पूरी बॉडी बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसे देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप, ये पुली है, ये सपोर्ट है, ये m1 मास है, ये m2 मास है। वैसे सबसे पहले जितने फोर्स लेंगे, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा, यस सर। वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, यस सर। इसमें टेंशन T और T और T, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। कब तक, जब स्ट्रिंग कैसी है आपकी, मासलेस। कैसी है स्ट्रिंग, मासलेस है, तब पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही डेवलप होगी। ओके, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो भैया ये बॉडी बना लो। इसके ऊपर एक फोर्स कितना लग गया, m1g नीचे लग गया, और इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग गई। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा भाई, m2 कहाँ लग गया, नीचे, और टेंशन किधर लग गई, ऊपर। ये इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम है। पुली का बनाओगे तो पुली पे जहां एक टेंशन डेवलप होगी तो ये हो जाए T1, और नीचे T और T, नीचे दो बार T लग जाएगा, दो बार लगा लो T या इकट्ठा टोटी लिख दो, एक ही बार है। ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका है, ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम है। ओके, अच्छा जी, और देखें और देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो जो यहाँ देखो फोर्स कितने लगेंगे इसके ऊपर, एक तो लगेगा सर जी इधर m2g, एक लगेगा इस पे यहाँ पे नॉर्मल n1, एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा भाई ये n2, इस बॉडी पे m1g नीचे, इस सरफेस के कारण n3 नॉर्मल ऊपर, हो गए सारे फोर्स। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई इस बॉडी का, तो ऊपर वाली इस बॉडी का बनाओगे, बॉडी को पॉइंट मास से बना लो। इस पे m2g किधर लगा, नीचे, इस पे n1 किधर लगा, इधर, और n2 किधर लगा, कुछ इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है, ठीक है। n2 इस पे भी और n2 इस पे भी, है ना, एक्शन रिएक्शन थ्योरम मिलता है ना। अच्छा जी, अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस बॉडी के ऊपर देखो m1g नीचे, m1g, अच्छा n3 ऊपर, n3 ऊपर, और n2 ऐसे, n2 इस बॉडी ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, देखिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे जहां जहां से कांटेक्ट में है सभी कॉन्टेक्ट्स को आप रिमूव कर दीजिए और उनको कांटेक्ट फोर्स से रिप्लेस कर दीजिए, देन जो डायग्राम बनेगा वो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में जो ये ऑब्जेक्ट होता है इसको आप पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं ना, पॉइंट मास बना के कर सकते हैं। चलिए जी, और देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मान लीजिए
m1 मास m2 मास। भाई दोनों ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है भाई। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई पहले m1 का। तो m1 बना लो, m1 पे कितने फोर्स, एक तो भाई m1g ये तो लगा दो, ये तो सोचना ही नहीं है। उसके अलावा इधर T1 और इधर T2, भाई ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, देख लेना भाई, है ना, टेंशन अलग। तो एक तो T2 इधर लगेगा, एक T1 इधर लगेगा। अच्छा जी, उसका नाम इसी कहानी में दो जगह से कॉन्टेक्ट में था बस। ये कितनी जगह कॉन्टेक्ट में है, ये भी दो ही, तो दो तो ये हो जाएंगे, एक तो m2g तो है ही, उसके अलावा एक फोर्स इधर लग जाएगा, ये T3, और ये कितना हो जाएगा T2। ये क्या कहते हैं आपके FPD। ओके चलिए जी, इसके बाद देखिए, बात करें अपन एक टॉपिक और है छोटा सा, एरिस्टोटल फॉल्सी। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट के नाम थे। फॉल्सी का मतलब होता है भ्रमकता, भ्रम हो जाना, है ना। अच्छा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मोशन में रखने के लिए उस पे एक फोर्स जरूरी है, उस पे लगाना ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप एक फोर्स लगा के रखते हो तब वो कंटिन्यू मोशन करेगा, और अगर फोर्स कंटिन्यू उस पे नहीं लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन नहीं कर सकता ना। तो यानी आपको कंटिन्यू मोशन के लिए यू नीड ए फोर्स। उनका स्टेटमेंट ये था, फॉर ए कंटिन्यू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू ऑलवेज नीड ए फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके उन्होंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल उन्होंने दिया कि जैसे जो टॉय कार होती है बच्चों के ना, ये बोला कि बच्चा जब तक इस पे फोर्स लगाएगा तब तक ये कार चलती है। अगर बच्चे ने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो जहां पे फोर्स लगाना बंद किया वहां पे नहीं तो थोड़ा आगे जाके रुक जाएगी, पर रुक जाएगी, कंटिन्यू मोशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे आप बाइसिकल वगैरह आप जो चलाते हो तो आप जब तक पैडल मारोगे तब तक तो साइकिल चलेगी। अगर आपने पैडल बंद कर दिए मारने तो यहाँ नहीं तो आगे जाके थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, पर कंटिन्यू मोशन नहीं कर सकती। कह रहे हो कंटिन्यू मोशन तब तक ही करेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई रखोगे। अच्छा जी, ऐसी बाइक का जब तक आप उसमें रेस दिए रखोगे जब तक तो चलेगी। आपने रेस छोड़ दी एक बार, आपसे वो 100 की स्पीड से चल रही थी, आपने छोड़ दिया, धीरे धीरे कम होती होती रुक जाएगी, कंटिन्यू मोशन नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने किया था, ठीक है। अच्छा, बाद में गैलीलियो ने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो नया स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया था, इसलिए इसको बोला जाता है एरिस्टोटल फॉल्सी। ओके, अच्छा जी, तो इसके बाद एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉर ए कंटिन्यू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू ऑलवेज नीड ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। आपको एक फोर्स हमेशा चाहिए जो उसके ऊपर लगता है, तो फोर्स जो वो ऑब्जेक्ट है कंटिन्यू मोशन करेगा। उसके बाद गैलीलियो जी आए, गैलीलियो, इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए, गैलीलियो ने ना। अच्छा, एक को बोलते हैं सिंगल इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट, और एक को बोलते हैं डबल इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट। तो दो एक्सपेरिमेंट इनके फेमस एक्सपेरिमेंट हैं गैलीलियो जी के, एक तो सिंगल इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट और एक डबल इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो सिंगल इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट था जो गैलीलियो जी का, उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, ये इंक्लाइन प्लेन था, जितने भी इन्होंने सरफेस ये सब स्मूथ थे। कैसे थे? स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस। इसमें इन्होंने बोला कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं और वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो बोला उन्होंने इसकी स्पीड बढ़ेगी। ध्यान रहे, सब फ्रिक्शनलेस है ना, तो अगर नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। इसके अपोजिट अगर आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ पुश करके छोड़ दोगे, धक्का मार के छोड़ दोगे, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगी। यानी इंक्लाइंड प्लेन पे जो डाउनवर्ड मोशन होती है, डाउनवर्ड मोशन, पहले सिंगल इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट था, उनका इन्होंने बोला कि जो डाउनवर्ड मोशन होती है ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे जो डाउनवर्ड मोशन होती है वो एक्सीलरेटेड होती है, और जो अपवर्ड मोशन होती है इंक्लाइंड प्लेन पर, वो होते हैं रिटार्डेड।
यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चलेगा तो स्पीड घटेगी, नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेगा तो इसकी स्पीड अनचेंज रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। और ऊपर चढ़ रहा है तो बढ़ेगी, नीचे गिर रहा है तो सॉरी ऊपर चढ़ रहा है तो स्पीड घटेगी, नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ये उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डबल इंक्लिनेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, डबल इंक्लाइन प्लेन वाला, उसमें उन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन लिए जिनका इंक्लिनेशन अलग अलग था। ये θ1 पे झुका हुआ था, ये θ2 पे झुका हुआ था। इस सारे सरफेस ध्यान रखिए, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है, ओके। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट छोड़ा h हाइट से, तो इन्होंने एक चीज नोट की, ये नीचे आया तो स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फिर ये इसके ऊपर चढ़ने लगा तो स्पीड घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, जहां पे जाके स्पीड 0 होगी ये ऑब्जेक्ट रुक गया, उसके बाद वापस से नीचे गिरेगा। अच्छा, तो इन्होंने एक चीज नोट की कि अगर इसको h हाइट पे डाला था तो ये h हाइट ही इधर ऊपर जा रहा था, ये इन्होंने नोट किया। और ये जो h हाइट है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इंक्लिनेशन थी। इन्होंने इसको अलग अलग एंगल पे इस प्लेन को सेट करके देख लिया, पर बॉल हमेशा इक्वल हाइट पे ही जाके रुक रही थी, ठीक है। आगे जाके आपको समझ भी आएगा, देखो क्योंकि मैंने फ्रिक्शन लेस लिए हैं तो वैसे एनर्जी का कोई लॉस हो नहीं रहा। तो देखो जितनी पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे है तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, वापस से काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, तो सेम हाइट h चढ़ेगा ना। ये एनर्जी कंजर्वेशन से अपन समझ सकते हैं, पर अपन ने पढ़ा नहीं है इसलिए अभी आपको बता नहीं रहे। इन्होंने तो समझिए आप, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, h हाइट से इसको छोड़ा, तो ये बोला इस प्लेन को आप किसी भी एंगल पे लगा दीजिए, अलग अलग एंगल पे, ये हमेशा बॉल h हाइट जाके रुकेगी, यानी बॉल तब जाकर रुकती है जब हाइट कितनी हो जाती है उसकी, इस हाइट के बराबर। तो इन्होंने सोचा कि अगर इससे कम हाइट पे रुकती नहीं है, उसी हाइट पे, अगर बोला कि मैं इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना दूं कि h हाइट से अब आप इस बॉल को छोड़ोगे तो ये कहां जाएगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये h हाइट अचीव ना कर ले वापस से। अब h हाइट, अब ये प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये हमेशा चलती रहेगी, है ना, कब तक चलेगी, जब तक h हाइट अचीव ना कर ले, और h हाइट की कभी अचीव नहीं करेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अच्छा, और अब जब इस पे चलेगी तो इसकी स्पीड क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, है ना। ये ऊपर चढ़ रही थी तो स्पीड घट रही थी, इसलिए h हाइट पे चढ़ती रुक गई थी। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रही है तो भाई स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और ये कब रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि भाई रुकने के लिए स्पीड कम तो होनी चाहिए ना, यहाँ तो स्पीड कम ही नहीं हो रही, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। ये तब रुके जब इसकी हाइट वापस से h हो जाए, और h, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये h हाइट कभी होगी नहीं, ये रुकेगा नहीं, यानी ये इनफाइनाइट टाइम के लिए मोशन करता रहेगा। और देखिए यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने, गैलीलियो जी ने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट के कंटिन्यूअस मोशन के लिए उस पे फोर्स, हमें फोर्स लगाना जरूरी नहीं है। उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर उस पे नेट फोर्स 0 है। बोला कि नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है तो वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कर सकता है। कैसे कर सकता है, उन्होंने बोला था कि मोशन तब तक ही करेगा जब तक उसमें कोई ना कोई फोर्स ना लगे। उन्होंने बोला कि नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है जिसमें मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये मोशन करता जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर किसी चीज पे फोर्स क्या है 0। तो उन्होंने बोला अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक मोशन करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये किसने बोला, गैलीलियो जी ने, है ना। अब ये जो गैलीलियो जी का स्टेटमेंट था, इसी स्टेटमेंट को आगे जाके न्यूटन फर्स्ट लॉ बोला गया था। न्यूटन जी ने इसको अपना पहला लॉ बनाया था, इसलिए न्यूटन्स लॉ को गैलीलियोस लॉ भी बोला जाता है ना, क्योंकि गैलीलियोस लॉ का जो रिजल्ट था, दिस द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, है ना। न्यूटन ने अपने पहले नियम के रूप में इसको इंक्लूड किया था, ओके। अच्छा, दूसरा, जब देखो अगर किसी चीज पे नेट फोर्स 0 है, वापस से स्टेटमेंट सुनना, उन्होंने बोला था कि इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, सो इट कैन परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन फॉर इनफाइनाइट टाइम। ये इनफाइनाइट टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन कर सकता है। अच्छा जी, यानी ये अपने आप चाहे, ऑब्जेक्ट अपने आप चाहे तो ये ना तो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है, नेट फोर्स 0 है तो। हाँ, फोर्स लग रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बाकी उन्होंने बोला कि जब तक नेट फोर्स 0 है, यानी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा का मतलब नहीं है, मतलब नेट फोर्स अगर 0 है तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप चाहे तो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, स्पीड 5 है तो 5 ही रहेगी,
जीरो है तो जीरो ही रहेगी, यानी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा। वो कब? अगर नेट फोर्स जीरो है तो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और जो मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता ही रहेगा, अगर नेट फोर्स जीरो है तो। अच्छा जी, तो इस बॉडी की वो प्रॉपर्टी, अब ये बॉडी अपने आप स्टेट चेंज नहीं कर पा रही है, स्टेट चेंज करने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाओगे तब स्टेट चेंज हो रही है। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है, यानी अपनी स्टेट में चेंज होने नहीं देती, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया इनर्शिया। क्या नाम दिया गया? इनर्शिया। तो व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट ऑलवेज अपोज चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट का मतलब रेस्ट और मोशन, is known as inertia, is known as inertia। तो एक नई टर्म आई इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है भैया, इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, है ना। तो क्या बोला गया? इनर्शिया, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोज इन चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इज नोन एज inertia। inertia is a property। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस, नो यूनिट, नो डायमेंशन। तो ये एक सिंपल एक क्या है चीज है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा जी, और ये इनर्शिया जो डिपेंड करता है, ये मेनली डायरेक्टली लिंक होता है इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। अब इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी है। आज का पूरा जो लेक्चर था लगभग थ्योरेटिकली था, बस उसमें नॉर्मल वगैरह की डायरेक्शन लगाना, टेंशन की डायरेक्शन लगाने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इनर्शिया, एरिस्टोटल पॉलिसी और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, ये सब चीजें अपन पढ़ ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टार्ट कर देंगे, ओके, और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।